ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे बंजर कॉन्टिनेंट, जिसमें इतना विशाल रेगिस्तान है कि उसमें 5 भारत समा जाए। उस देश की गवर्नमेंट के पास एक मास्टर प्लान है पूरे ऑस्ट्रेलिया को एक हरे भरे रेन फॉरेस्ट में तब्दील कर देने का। तो कैसे आर्टिफिशियल रेन को लाया जा सकता है? अपने मास्टर प्लान के तहत ऑस्ट्रेलिया ने इन नदियों को डाइवर्ट करके यहाँ इस झील में लाने का प्लान बनाया है, जिससे वह अल्टीमेटली आर्टिफिशियल रेन बना पाए। इस पूरे रेगिस्तान में सिर्फ एक बड़ी झील है और नदियां सिर्फ 2, और इसी वजह से ये लेक इतनी खारी है कि इसके आसपास कोई इंसान तो छोड़ो, जानवर भी नहीं रह सकता है। यही रीजन था कि जब ब्रिटिशर्स ने ऑस्ट्रेलिया पर कब्जा किया तो उन्होंने खुद इस रेगिस्तान को खोजने में पूरे 10 साल लगा दिए। ये बात है साल 1872 की, जब ब्रिटेन के कुछ अपराधियों को 11 जहाजों में भरकर ऑस्ट्रेलिया भेजने का आदेश दे दिया गया। तब अपराधियों ने जंगल और नदियों से भरे ऑस्ट्रेलिया के इन किनारों पर अपने घर बसाए और इस वजह से वहां पर ब्रिटिशर्स का आना जाना काफी रेगुलर हो गया था। और इसीलिए फाइनली ब्रिटिश सरकार ने भी सोचा कि क्यों ना एक टेलीग्राफ लाइन बिछा दी जाए जो डार्लिंग रिवर के दूसरे साइड यानी वेस्ट ऑस्ट्रेलिया तक जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर बस एक थी कि उसके पार क्या था ये किसी को नहीं पता था। इसीलिए अर्नेस्ट गाइल्स नाम के एक व्यक्ति के साथ कुछ लोगों को वहां पर खोज करने के लिए भेजा गया। गोल एकदम सिंपल था कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचना। तो सफर यहाँ से शुरू हुआ और इस झील तक पहुंचते ही खत्म हो गया, क्योंकि ये झील सूखकर सोल्ट पैन बन गई थी। दूसरा मिशन हुआ साल 1873 में। इस बार स्टार्टिंग पॉइंट था अल्बर्गा। यहाँ से गाइड का मिशन माउंट ओल्गा नाम के पहाड़ तक को आसानी से पहुंच गया, पर इसके आगे की कंडीशन इतनी खतरनाक होने लगी कि अर्नेस्ट के साथ एक साथी गिब्सन की जान तक चली गई, जिस वजह से गाइड्स ने वापस लौटने का फैसला किया और इस मिशन को रोक दिया गया। पर उन्होंने जाते जाते इस रेगिस्तान को अपने साथी गिब्सन के नाम पर गिब्सन डेजर्ट दे दिया। लेकिन कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तीसरा और आखिरी मिशन शुरू हुआ कुछ साल बाद 1875 में, पर इस बार प्लानिंग थोड़ी अलग थी। उन्होंने घोड़ों की जगह ऊंट का इस्तेमाल किया, जो रेगिस्तान में उसका साथ बखूबी दे सकते थे। एंड परफेक्ट प्लान की वजह से एक ही साल में यह मिशन सक्सेसफुल हो गया। फाइनली गाइड्स वेस्ट ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच चुके थे और उन्होंने डिस्कवर कर लिया था अब तक के हिडन ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट को। लेकिन सरप्राइजली इतने बड़े लैंडमार्क पर एक भी इंसान नहीं रहता था, क्योंकि रेगिस्तानी जमीन ना ही उपजाऊ थी और ना ही यहाँ पर पानी था। इनफैक्ट ये लैंडमार्क इतना सूखा पड़ा था कि वहां पर थोड़ा बहुत जंगल था, वह भी हर साल फायर का शिकार बन गया था। इसको देखते हुए 1930 में ऑस्ट्रेलिया के एक सिविल इंजीनियर डॉक्टर जॉन ब्रैडफील्ड ने गवर्नमेंट को इन सूखे सेंट्रल डेजर्ट एरिया तक पानी पहुंचाने की एक यूनिक योजना बनाई, जिसको ब्रैडफील्ड स्कीम कहा जाता है। इस स्कीम के तहत प्लान एकदम सिंपल था। डैम्स, टनल्स, पंप्स और पाइप्स जैसी चीजों की मदद से यहाँ की 3 नदियां टूली, हर्बर्ट और बुडिकिन को डाइवर्ट करके क्वींसलैंड के थॉमसन नदी में लेकर आए, जो रेगिस्तान के पास में थी। और ऐसा करते ही थॉमसन में पानी का स्तर यानी कि लेवल और बहाव दोनों बढ़ जाएगा और सारा पानी रेगिस्तान में बसे खारे पानी वाली झील लेक आयर में पहुंच जाएगा। अब उनका दावा ये था कि सिर्फ 2 चीजें होंगी। नंबर 1 कि यह लेक अब खारा नहीं रहेगा और आसपास की सारी जमीन को इरिगेट करने का काम करेगा, जिससे सॉइल इरोजन की पूरी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, जिससे फाइनली क्वींसलैंड की बंजर जमीन हरी भरी हो जाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन नदियों पर बने डैम से 370 मेगावाट की बिजली भी जनरेट हुई। नंबर 2 कि ऑस्ट्रेलिया के क्लाइमेट पर इसका इतना असर पड़ेगा कि रेगिस्तान में भी बारिश नेचुरली होना शुरू हो जाएगी। एक्सपर्ट के हिसाब से ये प्रोजेक्ट दुनिया के सबसे बड़े रीफ द ग्रेट बैरियर रीफ को हमेशा के लिए तहस नहस कर सकता है। और आपको पता है कि कैसे हम सब एक फूड चेन पर कनेक्टेड हैं, और अगर एक भी पीसेस पर असर पड़ता है तो बाकी का पूरा इकोसिस्टम चेन रिएक्शन क्रिएट होने की वजह से हिल जाता है। और इसीलिए नदियों को डाइवर्ट करने से उसमें पलने वाली फिशेस पर इरिवर्सिबल डैमेज हो सकता है, जो ऑस्ट्रेलिया तो छोड़ो बल्कि पूरी दुनिया पर अपना इम्पैक्ट छोड़ सकता है। इतना ही नहीं, एक्सपर्ट का तो ये भी कहना है कि ब्रैडफील्ड की लैंड कैलकुलेशन ही गलत थी, क्योंकि उसने लैंड को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया था
एटमॉस्फेरिक कैलकुलेट करने वाले एक टूल बैरोमीटर का, जिसकी वजह से न तो लैंड का एलिवेशन साइंटिफिकली करेक्ट था और ना ही प्रेशर। और इन एक्सपर्ट की कही बातें बिल्कुल सही थी, क्योंकि 1947 में जब एक सरकारी सिविल इंजीनियर WHR निम्मो को ब्रैडफील्ड स्कीम को क्लोजली स्टडी करने का काम मिला, तब उन्हें यह पता चला कि डॉक्टर ब्रैडफील्ड ने एग्जिस्टिंग नदियों के बहाव को 2.5 गुना ज्यादा कंसीडर कर लिया था, और इसीलिए इतने सारे लो फॉल्स की वजह से इस ब्रैडफील्ड स्कीम को फाइनली कैंसिल कर दिया गया। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि आज 75 सालों के बाद भी ऑस्ट्रेलिया की समस्या सेम है पानी, जिसके लिए ताज्जुब की बात है कि अब वह ब्रैडफील्ड स्कीम को ही एक बार फिर से लॉन्च करने जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के इंटीरियर को ग्रीन करने के लिए अब चेंजेस के साथ ये कितना सक्सेसफुल हो पाएगा ये तो समय ही बताएगा। लेकिन तब तक के लिए ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया अपने डेजर्ट को ग्रीन बनाने के लिए कोई स्टेप्स नहीं ले रहा है। स्टेप तो क्या, ऑस्ट्रेलिया ने इसके लिए कई यूनिक जुगाड़ निकाले। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में बीज भी अब ड्रोन की मदद से बोए जा रहे। बुश फायर यानी जंगल में आग लगना ऑस्ट्रेलिया में होने वाले सबसे बड़े नेचुरल डिजास्टर है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया हर साल अपने 20% पेड़ को खो देता है। तो ऐसे बुश फायर इस एरिया में कई प्राइवेट कंपनी जैसे एयर सीड्स, इनफैक्ट एक ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट के अकॉर्डिंग वहां ऑलमोस्ट 2 लाख ट्री प्लांट हो रहे हैं, जिसके लिए सरकार पिछले 7 साल में $1.5 बिलियन तक खर्च कर चुकी है। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलियन सरकार रेगिस्तान से बिजली और एयर फ्रॉम वाटर टेक्नोलॉजी की मदद से ग्रीन हाइड्रोजन को मैन्युफैक्चर कर रही है, और ये बिजली इतनी ज्यादा है कि अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान तीनों को साल भर नॉन स्टॉप सप्लाई मिल सकता है। हाइड्रोजन को पानी से अलग करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस मेथड का यूज होता है, जिसमें इस्तेमाल होती है काफी सारी बिजली, और इस बिजली का इंतजाम किया ऑस्ट्रेलिया ने अपने ही डेजर्ट में सोलर एनर्जी प्लांट बिछाकर, जिससे अगले 5 सालों में वो 4,10,000 टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर लेंगे। लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट भले ही रेगिस्तान का सही इस्तेमाल कर लेगा, लेकिन जमीन का क्या, वह तो बंजर ही रहेगी। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में कई कम्युनिटी ग्रुप के साथ मिलकर डिसाइड किया है कि वहां स्थित रिवर, स्ट्रीम और वेटलैंड को रिस्टोर किया जाएगा। रिवर के किनारों पर जितनी कम हरियाली होती है, उतना ज्यादा चांस होता है उस रिवर के इरोजन का। इसीलिए सरकार ने भी रिवर रिस्टोरेशन की भी शुरुआत की। उसके किनारों पर बसे नेचुरल वेजिटेशन को रिस्टोर करने से, मतलब रिवर बैंक पर ग्रास और ट्रीज उगाने से। पर इन सब को प्लांट करने से पहले वह नदी के किनारों पर बड़े टिम्बर लॉक्स बिछाते हैं, जो नदी का बहाव धीमा कर देते हैं और वहां प्लांटेड पौधों को भी बचाते हैं। और फाइनली इन सब की मदद से यहाँ पर फ्लोरा एंड फौना एक बार फिर से फ्लरिश करने लगे। ये रेगिस्तानी पौधे तो आने वाले समय में कार्बन सिंक करने की काबिलियत रखते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट को पता चला है कि रेगिस्तानी पौधे जरूरत से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, जिसकी वजह से उनके पत्ते और भी बड़े उगने लगे, जो धीरे धीरे वहां का ग्रीन कवर बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। लेकिन अभी भी एक चैलेंज है जो इस प्रोजेक्ट के सक्सेस या फेलियर को तय करेगा, और वह है पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर। आश्चर्यजनक बात है कि आज भी ऑस्ट्रेलिया अपने 100 साल पुराने वाटर सिस्टम को यूज करते जा रहे हैं, जिस पर वह काफी डिपेंडेंट हो चुके हैं। जैसे कि 1896 में बना वाटर सिस्टम गोल्ड फील्ड्स वाटर सप्लाई स्कीम, और ये पाइपलाइन आज भी ऑपरेशनल है, और तो और 1 लाख लोगों के अलावा माइंस और फार्म को भी पानी सप्लाई कर रही है। और दूसरे प्रोजेक्ट स्नोवी माउंटेन स्कीम को वर्ल्ड का सिविल इंजीनियर वंडर भी कहा जाता है, जिसे साल 1949 में स्नोवी रिवर पर बनाया गया था। ये प्रोजेक्ट 9 पावर स्टेशन, 16 मेजर डैम, 18 किलोमीटर के एक्वॉक्स और 145 किलोमीटर के इंटरकनेक्टेड टनल की वजह से एक इंजीनियरिंग वंडर है। और इन सब की वजह से ऑस्ट्रेलिया ने इनोवेशन पर कोई खास ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से आज भी वहां पर पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम मौजूद है। अब सवाल उठता है कि क्या ये ब्रैडफील्ड प्रोजेक्ट इन सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है? क्योंकि वाकई में ये ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में डेजर्ट की वजह से कोई पॉपुलेशन नहीं है। इतना बड़ा देश है लेकिन पॉपुलेशन ना के बराबर है। और अगर हम ऑस्ट्रेलिया को पूरे दुनिया से कंपेयर करें तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि ये प्रॉब्लम ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बड़ी है। चाइना की बात करें तो चाइना का भी हाल कुछ ऐसा ही है। चाइना की मेजॉरिटी पॉपुलेशन इस लाइन के ईस्ट में रहती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा,
और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।